अच्छा देखो, लास्ट क्लास डेथ ऑफ अ पार्टनर डिस्कशन स्टार्ट किया था, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर में नया क्या चीज अपने को सीखना है? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का दो तरीका था, कौन सा कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सेल्स में अपन क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज करंट पीरियड के सेल्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट वो प्रॉफिट परसेंटेज सब्जेक्ट टू सर्टेन एडजस्टमेंट हो सकता है। रिस्क को प्लस माइनस करने बोल सकता है क्वेश्चन, तो वो अपन प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का मतलब क्या था? एवरेज पीरियड, यानी ऑन एन एवरेज 12 मंथ का प्रॉफिट अपन लेंगे, 12 महीने के प्रॉफिट का यूनिटरी मेथड लगा के करंट पीरियड का प्रॉफिट निकाल लेंगे, एंड देन जो पार्टनर मरा है उसका शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हिस्सा पता चल जाएगा। अब एक तो था कैलकुलेशन पार्ट और एक था अकाउंटिंग, कैसे हम पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटेंगे, जो पार्टनर मरा है उसको ये शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे कैसे, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग? मतलब वो जो मरा है उस डेट तक सारा कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, और जो होगा उसका एग्जीक्यूटिव को दे देगा। बाबा रे बाबा, शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है मैंने। अरे दो तरीके का अकाउंटिंग था, इफ ओल्ड रेशियो इज द न्यू रेशियो तब हम लोग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को यूज करेगा, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इफ ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं है तो क्या करेंगे? गेनर टू सेक्रीफाइजर करेंगे। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना, यहीं पे सिली मिस्टेक होता है। इज इट क्लियर? फिर जो पार्टनर मरा है उसको सारा चीज मिलेगा, accumulated profit reserves losses, revaluation का profit loss, self generated goodwill, joint life policy, separate life policy, interest on capital, interest on drawing ये सब प्लस माइनस करके अपन को फाइनल वैल्यू पता चलेगा कि डिसीज पार्टनर को कितना देना है। एक बात बताओ, एक बार फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, क्या डायरेक्टली हम डिसीज पार्टनर को पे कर देंगे क्या? तो क्या करेंगे? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर यदि क्वेश्चन बोलेगा इमीडिएटली पे कर दो तो अपन पे कर देंगे, एल्स इट विल बी अगेन ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर है? आई बात समझ में? कुछ क्वेश्चंस किया था, आओ देखो और क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा डेथ से रिलेटेड। ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 1 आपका होमवर्क था, इजीली हो चुका होगा, 2 अपन ने कर लिया था। देखो अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं। क्या बोल रहा है? दिया, रिया एंड किया आर पार्टनर्स ऑफ मैसेस डी आर के फैब्रिक्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। यानी 3 पार्टनर है अपने पास। लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 5। 1 और 3 आप कर चुके हो ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 3 में बस एक पॉइंट था कि वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या करना है। जब अपन प्रोविजन क्रिएट करते हैं, नंबर 3 में प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ता है, तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। अब प्रोविजन कम करना है तो बेसिकली मेरा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। प्रोविजन बनाना इज अ लॉस, तो प्रोविजन को रिवर्स करना इज अ गेन, राइट। तो प्रोविजन रिवर्स करना है, या तो आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दो उसको, या फिर डायरेक्टली क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट क्लियर? बस वही एक चीज था, बाकी अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे तो और भी कोई डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, दिया, रिया एंड किया आर पार्टनर्स ऑफ मेसेस डीआर के फैब्रिक शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:1:2। तो लिखते हैं यहां पे पहले दिया, रिया और किया, कितना है पीएसआर? 2:1:2, राइट। अब पार्टनरशिप में जब ये बैलेंस शीट दे दिया, क्वेश्चन बैलेंस शीट देगा तो अपना फोकस जाना चाहिए accumulated profits, reserves, losses, goodwill, पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में क्या है? कुछ नहीं बोलेगा तो बांट देगा। और एसेट साइड में इसका मतलब क्या हुआ? एसेट में आया मतलब ऑलरेडी पार्टनर्स में इतना वैल्यू तो जा चुका है, अब इससे ज्यादा कुछ मिला तो एक्स्ट्रा वैल्यू पार्टनर्स में जाएगा। इफ इतना ही मिला तो नॉर्मल बैंक बढ़ जाएगा और ये हट जाएगा। आई बात समझ में? किया डाइड ऑन 30th September। ओ किया मर गई, अफसोस हुआ।
कब मरी? ओम शांति। 30 सितंबर को मरी, ठीक है। हमारे पास बैलेंस शीट दिया हुआ है कौन सी डेट का? 31 मार्च का। फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स उसने हमारे साथ धंधा किया और उसके बाद चलती बनी, तो 6 महीने तक का उसका हिसाब करना पड़ेगा। अब देखो नीचे रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट एज ऑन 30th सितंबर assuming other assets and liabilities remain the same। oh my god, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, इसका कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है? यस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के वैल्यूज को ऑल्टर, ऐसा बोलना चाहता है। तो फिर नॉनसेंस ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने क्यों बोला? राइट, आई बात समझ में? तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर खेल गया आप लोगों के सामने, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, ज्यादा ब्लंडर मत करके आना, क्योंकि यहाँ पे रीवैल्यूएशन बनाने बोला है, फिर कहीं ना कहीं बोल रहा है जो वैल्यूज था वही रखना है। हाउ इट इज पॉसिबल? कुछ तो गड़बड़ है बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, लास्ट पॉइंट ही गड़बड़ है इनका। अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेनिंग द सेम, कैसे पॉसिबल है? इफ हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। इफ क्वेश्चन आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बोलता ना, तब पॉसिबल था, राइट? लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो इन लोग नौटंकी कर दिया यहाँ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ वही, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी करता है। या तो इनको यहाँ पे मेमोरेंडम वर्ड यूज करना था, या फिर नीचे में ये लाइन लिखना ही नहीं था। ठीक है, अपन तो ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करके चलेंगे कि नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनाया तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो आगे क्या क्या पॉइंट बोल रहा है, पहले पॉइंट समझते हैं। द पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल बट नो इंटरेस्ट बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, यानी पूरा साल का 12% पर एनम से इंटरेस्ट देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 30 सितंबर को ही मर गया, तो पूरा साल का तो नहीं देना पड़ेगा, 6 महीना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Upon the death of a partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year purchase of the average net profit after charging IOC for the 4 years to 31st March preceding the death of a partner। मतलब क्या बोल रहा है, जिस ईयर में पार्टनर मरा है उसका प्रीवियस 31 मार्च तक का पिछला 4 साल का प्रॉफिट को क्या करना है, एवरेज करो एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 से करेंगे। हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 4 सालों का, क्या ये आफ्टर चार्जिंग आईओसी है या बिफोर? बिफोर चार्जिंग आईओसी है। तो सबसे पहले क्या करें, आईओसी निकालेगा कितना, एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 इयर्स मे बी अज्यूम्ड एज 3 लाख, यानी एवरेज कैपिटल दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट एक बार में इसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि आप चारों साल के कैपिटल वैल्यू, पहला बात है क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल नहीं है ना? या तो क्वेश्चन क्या बोलता, फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल होता तो एवरी ईयर इंटरेस्ट तो उसी कैपिटल पे कैलकुलेट होता। लेकिन यदि 4 साल पहले का कोई कैपिटल था उस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो उसमें तो इंटरेस्ट भी आ चुका होगा, ड्रॉइंग्स माइनस हो चुका होगा, प्रॉफिट ऐड हो चुका होगा, फिर नेक्स्ट ईयर आया होगा, फिर उसके बाद और वैल्यू बदल गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस वैल्यू के ऊपर में 4 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, बिकॉज जो पोजीशन 31 मार्च 22 को कैपिटल का है, क्या जरूरी है वो यहाँ पे सेम वैल्यू था? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल तो है नहीं। इसीलिए क्वेश्चन ने क्या किया, आपको अलग से बता ही दिया कि पिछले 4 सालों का एवरेज कैपिटल कितना है। तो जब 4 साल का एवरेज पता है तो डायरेक्ट एक बार में आप इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करो और आईओसी कैलकुलेट कर दो। देखो सबसे पहले नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 4 साल का प्रॉफिट का टोटल कितना है, 7 लाख समथिंग, 7,44,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया, 1। इसमें से आईओसी माइनस कर देंगे,
आईओसी अब डायरेक्ट एवरेज पे कैलकुलेट कर लेंगे। 3 लाख का 12%। अरे करंट ईयर पे थोड़ी देना है आपको, डेथ होने का प्रीवियस 31 मार्च तक के प्रॉफिट को काउंट करना है फॉर गुडविल पर्पस। और पिछले 4 साल का आईओसी माइनस करना है, तो हर साल आपका 36 36 36 होगा, तो एवरेज 36 ही आना है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 1, गुडविल आ गया 1,50,000। किया का हिस्सा कितना होगा इसमें? ये 60,000 किया को कौन देगा? क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा, और वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो किया को 60,000 कौन देगा? दिया एंड रिया देंगे इन द रेशियो 2:1। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 हो गया। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। प्रीवियस मतलब करंट ईयर को काउंट नहीं कर रहा है, प्रीवियस 31 मार्च तक पिछले 4 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट था उसके बेसिस पे प्रॉफिट निकालो। कैलकुलेशन ऑफ किया शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। क्या बोला? पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट को लेना है। 4 साल का एवरेज तो पता ही है हमें, 1,86,000। ये ऑन एन एवरेज 12 महीना का है। करेंट ईयर में किया ने कितने मंथ्स काम किया? तो डिवाइड बाय 12 इंटू 6 करोगे तो 6 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। तो फर्म का प्रॉफिट हुआ। इसमें यदि किया का शेयर मल्टीप्लाई कर दें तो किया का हिस्सा निकल जाएगा। पहले आपने फॉर्म का प्रॉफिट निकाला 6 महीना का, और उसके बाद उसमें किया का शेयर मल्टीप्लाई किया, तो किया के हिस्से का प्रॉफिट निकल गया। कितना आया? प्रॉफिट किया है ना, तो लास्ट वाला दिया 21 टू 22, तो 22 वाला तो 31 मार्च को ही खत्म हो जाता है। हाँ, तो वही तो लेना 31 मार्च वाला ही। हाँ, तो ये तो 30 सितंबर तक काम किए। समझा नहीं। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तो अपना खाली इतना ही दिया हुआ है ना कि 31 मार्च 2022 तक। ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 31 मार्च 2022 तक। उसके बाद 31 मार्च 2022 से लेके 30 सितंबर का ही तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम। तो और कैसे निकलेगा? एक बात बताओ। वो निकालने के लिए तो क्वेश्चन ने बोला है प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब 1 अप्रैल, देखो क्या हुआ, ये 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023, 30 सितंबर को डेथ हो गया ना, तो यहां से यहां तक का प्रॉफिट तो चाहिएगा ना मुझे। इसको निकालने का तरीका बोला कि प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज लेना है। अब देखो पिछला 4 साल का मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है? ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। चलो एक काम करते हैं, ऊपर निकाल के रखा है, अच्छे से समझाता हूं फिर से, ऐसे नहीं आता। एवरेज प्रॉफिट तो पता है 1,86,000। तो 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? ये एवरेज प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट
फॉर 6 मंथ्स ही तो निकालना है हमें। कितना आएगा? 93,000। ये बिजनेस का प्रॉफिट है, राइट? ये बिजनेस का पीएनएल का वैल्यू हो गया। पार्टनर्स में कौन सा प्रॉफिट बढ़ता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला। पीएनएल के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब 6 महीने के बाद मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का वैल्यू निकालना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो वैल्यू आता है वो आफ्टर आईओसी आएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो आप बांटते थे उसमें से पहले तो आईओसी माइनस होता है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो हटाना पड़ेगा। कितना आएगा 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सिर्फ किया का? पहले मेरे को नॉर्मल आईओसी बताओ कितना आएगा। कैसे? हम्म 3 लाख कब का एज्यूम करने बोला, एक बात बताओ तो। 3 लाख किस चीज के लिए एज्यूम करने बोला था वो? हाँ, किसके लिए बोला था वो? किस पॉइंट पे था वो? तो गुडविल के लिए था ना। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। तो हम इस डेट में जो कैपिटल बैलेंस है उसी पे तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे ना। तो इस डेट में कैपिटल बैलेंस कितना है 1 अप्रैल 22 में? क्या बोल रहे हो बाबा, तीनों को मिलेगा ना आईओसी। आईओसी तो तीनों पार्टनर का माइनस होगा प्रॉफिट में से, तब बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। तो कैपिटल कितना है? 150, 180 एंड 70। 150, 180 एंड 70,000, ये तीनों का कैपिटल है। तो बिजनेस, एक बात बताओ, तुमने क्या सिर्फ ये जो प्रॉफिट निकाला है ये सिर्फ पूरा किया का है क्या? तो आईओसी भी तो पूरा फर्म का माइनस होगा। तो मेरा आईओसी कितना आएगा? 4 लाख पे 12% फॉर 6 मंथ्स। कितना? इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग के लेवल पे 3 स्टार मार के रखना। बहुत गलतियां करते हो इस क्वेश्चन में। दिस इज एडजस्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना आ रहा है? हाउ मच? 69,000। देयरफॉर किया का हिस्सा कितना होगा? 27,600। क्लियर है? कोई दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, हानि? हम्म यहां तक क्लियर है? तो दैट वाज गुडविल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा? रिवैल्यूएशन। पॉइंट नंबर 2 और 3 हो गया। अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड विथ हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ डेथ। तो ऑब्वियसली वो उसको मिलना ही है, तो अपन उसको दे देंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ किया 2 लाख वाज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ओ माय गॉड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बुक्स में कितना है और मिला कितना? ज्यादा मिला। कितना? ऑब्वियसली ज्यादा ही मिलना है, क्योंकि आपने जो बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा होगा वो तो सरेंडर वैल्यू होगा, और डेथ हो जाता है तो सम एश्योर्ड मिलता है।
राइट। तो 1,40,000 ज्यादा मिल रहा है, तो 60,000 का तो कुछ नहीं करना, लेकिन 1,40,000 तीनों पार्टनर्स में बटेगा, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इन्वेंट्री टू बी रीवैल्यूड एट 80,000, बेड डेट्स हो गया 1760, अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश। तो पॉइंट नंबर 2 तो पूरा रिवैल्यूएशन है, 1 और 2 रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेते हैं। क्या क्या करना है बताओ। बढ़ाना है लैंड एंड बिल्डिंग को कितने से? 33,000 और फर्नीचर को कम करना है, टू फर्नीचर और इन्वेंटरी भी कम करना है। ठीक है जी, कर देते हैं। 8,740, ठीक है। प्रोविजन थोड़ी बनाना है, बेड डेट हो ही गया, मतलब सीधा डेटर का वैल्यू कम करो। ब्रैकेट में लिखेंगे बेड डेट कितना, 1760। क्लियर है। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहां करने का तो मतलब ही नहीं है। क्या चीज? हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आप इधर भी डाल सकते हो, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में भी डाल सकते हो, इधर भी वैल्यू बढ़ा सकते हो बाई जेएलपी, और फिर बाद में हम लोग बैलेंस शीट से जेएलपी हटा देंगे और बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे। कितने से करना है? 1,40,000। तो टू पार्टनर्स कैपिटल तीन पार्टनर है, दिया, रिया एंड किया। रिवैल्यूएशन क्लियर है या कोई दिक्कत है? कैसे? 2:1:2 था ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों का बैलेंस कितना कितना था? 150, 180, 70।
अब बताइए कैसे करेंगे। जनरल रिजर्व बांट देगा। जनरल रिजर्व बांट देगा। ओल्ड रेशियो में कितना कितना 56,000 56,000 और फिर इसको 28,000 इसको भी 56 बांट दिया। और क्या करना है। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा 62 31 62 गुडविल एडजस्टमेंट होगा बाय किसको मिलेगा किया को मिलेगा दिया और रिया से दिया एंड रिया कितना वैल्यू मिलेगा 60,000 किया का शेयर ऑफ गुडविल था इधर आ जाएगा 2 किया कितना कितना दिया इन लोग 40,000 20,000 as per their gaining ratio that was 2:1 ठीक है एक किया को उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 27,600 ठीक है फिर 6 महीने का हमने क्या दिया आईओसी बाटा कितना कितना 9,000 इनको क्यों देंगे दिया और रिया को सिर्फ हमें किया को ही तो देना है अभी आईओसी क्योंकि दिया और रिया को तो कब मिलेगा ईयर एंड में मिलेगा कितना था 4,200 दिया का किया का जो भी बैलेंस आ रहा है उसको पे कर दो 279,800 यहां से पेमेंट करे या एग्जीक्यूटर में डाल के करे देखो लॉजिकली तो ऐसा होता है पहले आपको डालना चाहिए दियाज एग्जीक्यूटर उसके बाद में पे करना चाहिए बट आईसीआई के बुक में डायरेक्ट पेमेंट दिखाया हुआ है ठीक है बट आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हो पहले एग्जीक्यूटर में डाला फिर एग्जीक्यूटर में डाल के उसको पे कर देंगे एक छोटा सा अकाउंट और बनाना पड़ जाएगा बट ठीक है सेफर साइड में अल्टीमेटली नेट एंट्री वही होता है कैपिटल टू बैंक बट ठीक है उपाय नहीं है आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए एक स्टेप्स को फॉलो करो दियाज एग्जीक्यूटर 30 सितंबर 2022 बाय दियाज कैपिटल 279,800 to bank 279,800 बैलेंस कितना आया दिया का 22,800 2,28,000 रिया का 2,19,000 अब क्या करना है बैलेंस शीट बैलेंस शीट as on 30th September 22
पहले लैंड एंड बिल्डिंग था, फर्नीचर था, तब नया लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना? 1,98,000 is the new value after revaluation. फर्नीचर का 67,500. इन्वेंट्री जेएलपी लेंगे क्या? वो तो रियलाइज हो गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ाना है बस। इन्वेंट्री 80,000। डेटर ट्रेड रिसीवेबल कितना? 94,990 बेड डेट्स हो गया था ना, 94,990 94,990। ठीक है। बैंक बैलेंस 145 कितना था? 14510 114510। उसमें से प्लस कर दो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। कितना? 1,40,000 अरे बाबा, पॉलिसी का तो पूरा 2 लाख मिलेगा ना। 1,40 से तो वैल्यू बढ़ाया, 60,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, तो 2 लाख रुपए मिलेगा ना पॉलिसी का। हाँ, और 16। मिला है टोटल। हाँ, तो जो हमें मिला है वही तो बैंक अकाउंट में आएगा। उसमें से हमने किया को पे कर दिया 279,800, तो कितना बचा हमारे पास? 594,310 59। 4,310 और कुछ तो था ही नहीं। क्या बोल रहे हो? 114510 प्लस 2 लाख माइनस 279,800, 34,710 आएगा। क्या बाबा, कुछ भी कैलकुलेशन करते हो? प्लस कर दिया प्लस बटन दबाइए। पुराना बैलेंस शीट में यही सारा डेटा था, जिसको चेंज करके प्लॉट कर दिया। पहले पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट बनाना सीखो, फिर अपन देखेंगे कि मैच क्यों नहीं हो रहा। अब एक कैपिटल, कैपिटल में एक आएगा दिया और एक रिया। दिया का बैलेंस 2,28,000 और उसका 2,19,000। 2,28,000, 2,19,000, 4,47,000। ठीक है, और बताइए क्या है? कुछ चेंजेस हुआ था क्या? तो एज इट इज ही रहेगा। ट्रेड पेबल्स कितना? एक बार चेक करो मैच कर रहा है क्या। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल कर रहा है तो वेरी गुड। और इफ मैच नहीं कर रहा तो आप लोग बताओ कि क्यों नहीं मैच कर रहा। व्हाट इज द इश्यू? सॉल्यूशन नहीं देखना है। मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा।
कितने का डिफरेंस आ रहा है? 31,800। किधर डिफरेंस आ रहा है? एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड? एसेट कम है। ओ माय गॉड, ये क्यों कम है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, बुद्धि लगाओ। यदि आपने डेबिट क्रेडिट किया है तो बैलेंस शीट तो मैच होना पड़ेगा, सारा लेजर्स का इफेक्ट आना चाहिए। चेक चेक चेक, ऐसा क्या फिगर्स है? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। नई चीजें मिलेगी आपको। ढूंढो सॉल्यूशन में कोई सारी चीजों का डुअल इम्पैक्ट हो गया क्या? क्योंकि इफ डुअल इम्पैक्ट हुआ है तो बैलेंस शीट तो मैच होना चाहिए। आईओसी का हम्म। तो आईओसी तो मैंने एक बार ही है, मतलब क्रेडिट साइड में उसका प्रॉफिट वगैरह से तो कुछ लेना देना हुआ ही नहीं। बताओ तो क्या करेंगे? मतलब आईओसी से रिलेटेड तो कुछ करना है। करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखो दो एंट्री किया, सिर्फ दो एंट्री की वजह से ही ये डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का टोटल कर लो, 31,800। समझे? तो जब आपने ये एंट्री किया है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कियाज कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया ना उसको, इसका मतलब कियाज कैपिटल तो लास्ट में क्लोज कर दिया आपने, लेकिन पीएनएल सस्पेंस तो ओपन ही रह गया। कोई भी लेजर जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। फिर आपने और एक एंट्री किया, आईओसी अकाउंट डेबिट टू कियाज कैपिटल 4200। अल्टीमेटली आईओसी कहां क्लोज होगा? प्रॉफिट से। प्रॉफिट एंड लॉस, आईओसी तो क्लोज कर सकते हैं ना, टू आईओसी 4200। यानी आईओसी क्लोज हो गया, किया कैपिटल क्लोज हो गया, बचा क्या? पीएल सस्पेंस रह गया ना, डेबिट बैलेंस तो रह गया। ये कब क्लोज होगा? ईयर एंड में जब एक्चुअल पीएनएल अकाउंट बनेगा। ईयर एंड में जब एक्चुअल पीएनएल अकाउंट बनेगा तब क्लोज होगा। तो इसको तो दिखाना पड़ेगा, हमें बैलेंस शीट के अंदर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है आपका। समझ में आया? हर चीज का डुअल इफेक्ट था बट इसका नहीं था। तो यहां पे आएगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 31,800। दो फिगर था, एक 27,600 का और एक 4,200 का। अब आपका बैलेंस शीट मैच हो गया। तो एज ए स्टूडेंट क्या क्या हम मिस आउट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, इसी के लिए क्वेश्चन करना जरूरी था। बहुत कुछ सीखने लायक था, जैसे ये लास्ट पॉइंट सीखने लायक था, ये छूट जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहे थे, पहले एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया फिर पे किया। ठीक है, देन ये वाला कैलकुलेशन 4 लाख पे कैलकुलेटर का जो कैपिटल एट द बिगनिंग है उस पे, करेंट ईयर पे इंटरेस्ट, और गुडविल के लिए अलग कहानी बता रखा था क्वेश्चन ने खुद ने, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार क्वेश्चन मार्क करके रखोगे। एंड जब तक घर जाके एक बार और प्रैक्टिस नहीं करोगे क्लैरिटी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। हमेशा खुद से ट्राई करो, पूरा सॉल्व करो। अटक रहे हो कोई बात नहीं, देखो गलत सलत जितना हो रहा है हो रहा है, उसके बाद में आप सॉल्यूशन से चेक करो। यदि बीच बीच में सॉल्यूशन चेक किया तो ध्यान रखना एग्जाम में पूरा बुरी तरीके से फंस जाओगे और कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पहले पूरा कर लो, गलत ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। या पूरा माथा मार लिया, अब हार मान लिया, तब जाके आप सॉल्यूशन देखो, समझने की कोशिश करो, फिर से पूरा स्टार्टिंग से करो। क्लियर है? आई बात समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आया डेथ का क्वेश्चन? एडमिशन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की तरह ही है, बस यहाँ पे एक नया क्या आ गया, डिसीज्ड पार्टनर का नाम, जो कि एग्जीक्यूटर बोल रहे हैं हम उसको, जिसको पैसा देना है। उसके अलावा कुछ नया है ही नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ रहा है।
तो ट्रू और फॉल्स करते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे. बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर. बिजनेस थोड़ी ना बंद हो जाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है. इट इज नॉट अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो ये फॉल्स हो गया अपना. क्लियर है. लीगल हायर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्टनर इन द फर्म. ये क्या कोई गवर्नमेंट जॉब है क्या कि बाप चला गया तो पीछे बेटा या बेटी किसी को तो पोस्टिंग मिलेगा ही? ऐसा कुछ नहीं है. A revaluation account is opened in the books of accounts on death of a partner. True. Revaluation तो करना पड़ेगा because it is a reconstitution of partnership firm. डेथ हो गया तो फिर से हमें पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट करना है, तो रिवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा. Any reserve appearing in the balance sheet on the date of death of a partner is transferred to all the partners' capital account in their profit sharing ratio. True. Legal heirs of a deceased partner are entitled to his capital account balance only. पक्का. सिर्फ कैपिटल का बैलेंस देते हो. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, गुडविल एडजस्टमेंट, देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, ये सब नहीं देते क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट सब कुछ देते हो ना, सिर्फ कैपिटल का पैसा थोड़ी देते हो उसको. फॉल्स. इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट गुडविल ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर. भाई कभी भी हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंजेस इन पीएसआर हो, गुडविल एडजस्टमेंट तो कंपलसरी है. 7. On death of a partner, continuing partners can agree to change their capital contribution and profit sharing ratio. हाँ भाई, एक बार मर गया तो उसके बाद उन लोग फिर से रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, तो नए एग्रीमेंट में नए क्लॉज डाल सकते हैं. On death of a partner, the firm gets surrender value of JLP. सम एश्योर्ड मिलेगा भाई. अब मरने पे भी सरेंडर वैल्यू मिले तो कोई एलआईसी कराएगा ही क्यों? कोई कराएगा ही नहीं. Only legal heirs of deceased partner are entitled to amount received from JLP. किसको मिलता है? All the partners as per their profit sharing ratio. समझ में आया? क्लियर है? देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करो तो. 2 मिनट सेल्फ रीड आउट करो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है.
पढ़ा? क्या बोल रहा है? पीटर, Paul and Prince were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1:1. ओके, 3 पार्टनर है आपके पास. पीटर, पॉल, प्रिंस. पीएसआर है 2:1:1. ठीक है. क्या बोल रहा है? इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ही और हीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वुड बी पेड. मतलब कहानी है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है. पहला लिखा हुआ है पॉइंट, द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट. बोलता है उसके कैपिटल में जो पैसा होगा वो उसको मिलेगा. वेरी गुड, क्या बात बोल दिया. नंबर 2, ही शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. उसके हिस्से का गुडविल फर्म में वैल्यूड एट, कैसे कैलकुलेट करना है? 2 years परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर. पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट करना है. प्रॉफिट भी कौन सा? आफ्टर चार्जिंग आईओसी ऑन. अब यहां बता दिया फिक्स्ड वर्ड. इसका मतलब क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट दो होगा, राइट? ट्रांजैक्शंस जो फ्लक्चुएटिंग नेचर के वो करंट अकाउंट में जाएंगे और बाकी फिक्स वाले फिक्स में जाएंगे, एडिशन एंड विड्रॉल. लेकिन प्रॉफिट भी पिछला 3 साल का कौन सा? जिस दिन मरा है उस डेट से 3 साल या एग्जैक्टली प्रीवियस 3 ईयर. डेट का बस 3 साल. ऐसा कहां लिखा? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. प्रीसीडिंग ईयर का 25% इंक्रीज. पिछला साल का 31 दिसंबर तक ही तो काउंट करना है. मतलब जिस ईयर में मरा है उस ईयर का प्रीवियस 31 दिसंबर जो है वहां तक की डेटा को समझ के अपने को गुडविल कैलकुलेट करना है. समझ में आया? कर. हाँ, अब पहले तो देख लेते मरा कब है. तो यानी हम लोग खड़े हैं 1 जनवरी 22, डेथ हुआ है सितंबर 22. ये ईयर एंड होता है. तो जिस ईयर डेथ हुआ उसका प्रीवियस 31 दिसंबर तक उसका पिछला 3 साल का प्रॉफिट लेना है. प्रीवियस 3 इयर्स का प्रॉफिट लेना है, उसमें से आईओसी माइनस करना है, फिर एवरेज कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल मिल जाएगा. क्लियर है? गुडविल के लिए कहानी ये बोला, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. इधर स्टार्ट होता है. उसके हिस्से का प्रॉफिट कैसे निकालना है? टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ which shall be taken on proportionate basis of profit of the previous year. previous year बोले तो ये है प्रीवियस ईयर. बोलते हैं प्रीवियस ईयर का प्रोपोर्शनेट, और प्रोपोर्शनेट का मतलब यूनिटरी मेथड. क्लियर है? और वो भी कैसे? 25% बढ़ा के, यानी पिछले साल जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उस पर 25% इंक्रीमेंट समझ के आप करंट ईयर में जब तक वो जिंदा था तब तक का प्रॉफिट निकालोगे. कितने महीने उसने हमारे साथ काम किया? 9 महीना. तो करंट ईयर का 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकालने के लिए पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चाहिए. उस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में 25% क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, फिर यूनिटरी मेथड लगा के 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकालेंगे. क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम दो पेबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल. यानी जिस साल वो मरा है या जिस साल रिटायर हो रहा है पार्टनर उस साल हम आईओसी नहीं देंगे. ठीक है जी, बड़ा वेरी गुड. ऑल द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एंड द प्रॉफिट एंड लॉस बी डेबिटेड. और वाह कितना अच्छा बात बोले, रिवैल्यूएशन होगा. रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तुम लोगों को तो पता ही नहीं था ये बात.
चलो अच्छा क्वेश्चन ही बता दिया लैंग्वेज बढ़ाने के लिए। कुछ नहीं, ये सब क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि डर जाओ, देखते तुम्हारी फट जाए एग्जाम में, हे राम इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे कैसे याद रखेगा, और कुछ होता ही नहीं। अभी तक तो खाली ज्ञान पेला उन्होंने, तरीका बताया। हमारे काम का तो पॉइंट नंबर 2 था और 3 था, उसके बाद में 4 में इंटरेस्ट का रेट था। चलो आगे, पीटर डाइड, द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं होता। द बैलेंस इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 22 वेयर 10,000, 5,000 एंड 5,000। फिक्स कैपिटल तो फिक्स ही रहता होगा। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस बता दिया। ड्रॉइंग्स ऑफ पीटर विल टिल 30th सितंबर, यानी जो मरा है उसका ड्रॉइंग्स बता दिया। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग आईओसी फॉर द कैलेंडर ईयर, ओ ओ ओ पिछला 3 साल का प्रॉफिट दे दिया। दो 2019, 2020 और 2021, ठीक है। यहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है अपने पास, कितना कितना है प्रॉफिट? 1,00,000, 1,20,000 एंड 1,50,000, ये दिया हुआ है। इसमें से क्या चाहिए मुझे? आईओसी तो माइनस करना पड़ेगा ना, आफ्टर चार्जिंग आईओसी बोला था। और क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, रेट एट द रेट 10%, तो उस फिक्स कैपिटल पे कैलकुलेट कर लेंगे। फिक्स कैपिटल कितना हुआ? 10, 5, 15, 5, 20,000। टोटल तीनों पार्टनर का मिला के 20,000 आपका फिक्स कैपिटल है, उस पर 10% इंटरेस्ट देना है। तो हर साल 2,000 ही तो जाएगा जब फिक्स कैपिटल है तो। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एबनॉर्मल आइटम ऑफ क्रेडिट। एबनॉर्मल आइटम तो गुडविल वाले चैप्टर में अपन ने सीखा था, एबनॉर्मल लॉसेस रिवर्स होगा, एबनॉर्मल गेन रिवर्स होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या करोगे? माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कितना कितना वैल्यू है? 5,000, 7,000, 10,000। उसके बाद तो इंश्योरेंस क्लेम भी एबनॉर्मल है, वो भी माइनस हो जाएगा। 2019 3,000 और फिर 12,000। ठीक है यहां तक। अब आगे देखो क्या लिखा है, द फर्म हैड टेकन आउट ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर 1,00,000। अच्छा जेएलपी ले रखा था हमने। बिसाइड्स द पार्टनर हैड severely being insured their lives for इतना each। अरे ये क्या है? इसका मतलब फर्म में जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है और सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा है 1,00,000 रुपए का, और इंडिविजुअली पार्टनर्स का लाइफ के लिए 50,000, 50,000, 50,000 का पॉलिसी ले रखा है। द प्रीमियम इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू पीएनएल, क्या बोल दिया? इसका मतलब बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू नहीं आ रहा, यानी जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा वो सारा पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। ऐसा तो है नहीं कि सरेंडर वैल्यू से ज्यादा मिलेगा तो वो बटेगा, यहाँ पे तो पूरा वैल्यू ही बांटना पड़ेगा। बैलेंस शीट में होता तो हम ये मानते कि वो अमाउंट तो पहले ही जा चुका पार्टनर को, अब उससे एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज वेयर 30% ऑफ द फेस वैल्यू। एक बात तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू देखना है क्या? नहीं देखना। सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी का
जो मर गया उसका नहीं देखना सरेंडर वैल्यू, जो जिंदा है उनकी सरेंडर वैल्यू का हिस्सा मिलेगा जो पार्टनर मर चुका है। आई बात समझ में? देन on 30th June 2022 the firm received notice from the insurance company that the insurance premium in respect of fire policy had been undercharged to the extent of 6,000 in the year 2021. Oh my god, यानी 2021 में जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाया था वो कितना है? कम है, थोड़ा और था, कितना था? 6,000 एंड द फर्म हैज टू पे इमीडिएटली। इसका मतलब समझा नहीं हम तो, यानी लॉस, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन क्या है? ये जो एबनॉर्मल लॉस है हम्म, प्लस कर देगा। एक बात बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम इन रेस्पेक्ट ऑफ फायर पॉलिसी हैड बीन अंडरचार्ज्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम कम दिखा रखा है, मतलब कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे प्रीमियम वैल्यू गलती से कम ले लिया, प्रीमियम बोला है, ठीक है, और हमने कम पे किया होगा, अब हम पे कर रहे हैं 2021 का, तो इसका मतलब 2021 का ये नॉर्मल एक्सपेंस है, बिकॉज प्रीमियम हम क्या कर रहे थे, प्रीमियम क्या करते हैं, यानी उसके प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए प्रीमियम, तो 2021 में हमने एक एक्सपेंस कम दिखा रखा है, अभी दिखाएंगे माइनस प्रीमियम अंडरचार्ज्ड 6,000। क्लियर है? इससे मेरा क्या आ जाएगा, 72,000 एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 72,000 क्या बोलता है रहता है रे, 20,000 2019 का अबे 90,000, 30,000 नहीं 2,000 वो 1,11,000, $1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, what will be your average profit? $1,07,000 1,07,000। गुडविल कैसे निकालना था, 2 years purchase, एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, 2,14,000। मरा कौन था, पीटर पीटर शेयर ऑफ गुडविल, पीटर का हिस्सा कितना था, 1/4 2/4 सही ना कितना, 2/4 2/4, 1 लाख। क्लियर है गुडविल कैलकुलेशन? जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब अच्छे अच्छे, ये ध्यान रखना, अनटिल अनलेस आप लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे सेल्फ, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, भूल जाओगे आप, ठीक है? यहां तक हो गया?
Revaluation of the assets indicate an upward revision in the value of asset to the extent of 20,000. Prepare an account showing the amount due to Peter's legal representative as on 30th September along with necessary workings. तो प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन आ गया, अपवर्ड हुआ है तो प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन है ना. वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन कितना 20,000. पीटर का हिस्सा कितना 20,000 इंटू 2/4 10,000. ठीक है, आया समझ में. पीटर शेयर ऑफ प्रॉफिट पीटर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे. पिछला साल के प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कहां लिखा हुआ था वहां, पॉइंट पढ़ो फिर से. His share of profit from the beginning of the accounting year to the date of retirement, which shall be taken on proportionate basis of profit of the previous year, has increased by 25%. इसमें भी आप गलती करोगे, मत करो, खुद से मिस्टेक ही कर रहे होंगे आप. पिछला साल क्या था 2021, कितना प्रॉफिट था 2021 में 1,50,000. क्या क्वेश्चन में ऐसे बोला कि पिछला साल का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी वगैरह, नॉर्मल प्रॉफिट एज पर पीएनएल, राइट. लेकिन पिछले साल के प्रॉफिट में एक गड़बड़ी था कि पीएनएल अकाउंट में हमने एक आइटम नहीं दिखाया था, दैट वाज इंश्योरेंस प्रीमियम. तो करेक्ट प्रॉफिट लेंगे हम पिछले साल का माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज्ड. भाई लोग इस क्वेश्चन को भी 3 स्टार मार्क कर लो, क्योंकि एज ए स्टूडेंट बहुत गलती होता है. और 3 स्टार का मतलब सच क्वेश्चंस रिक्वायर्स प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स. तो अंडर चार्ज कितना, अंडर चार्ज था 6,000. क्या बोल रहे हो 6,000, तो 1,44,000 है. अब इस पे प्रॉफिट निकालना है करंट ईयर का, या इस पे 25% बढ़ाना है. एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए करते हैं, बट बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस में तो एबनॉर्मल काउंट करते ही हैं. वो सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम एबनॉर्मल का एलिमिनेशन करते हैं. ठीक है, 25% इंक्रीज इन ट्रेंड. तो पिछले साल 12 महीने का प्रॉफिट 1,44,000 है, इसमें 25% बढ़ाना है, यानी 36,000 बढ़ाना है. प्रॉफिट कितना हो गया 1,80,000 का प्रॉफिट हो गया. क्या यही प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में जा रहा होगा क्या. हम्म, अभी वही तो बताया, एबनॉर्मल आइटम्स कंसीडर करता है सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए. बट जब प्रॉफिट देखना है बिजनेस का, तो बिजनेस के सारे आइटम्स काउंट होते हैं, चाहे वो एबनॉर्मल है चाहे वो नॉर्मल है. बिजनेस के पीएनएल में तो सब कुछ ही आएगा ना. तुम्हारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए तो तुम तो सारा ही नेट प्रॉफिट नेट लॉस लेता है, बट सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉसेस लेते हैं, एबनॉर्मल आइटम्स छोड़ देते हैं. हो गया क्या 1,80,000. प्रॉफिट
अप टू 30 सितंबर 22, 1,80,000 को बेस लेना, ये तो 12 महीना का है। 30 सितंबर 22 का मतलब कितना, 9 महीना, कितना आएगा 1,35,000 ये आएगा। एक चीज मिस आउट कर दिया ना, पॉइंट नंबर 4। क्या बोल रहा है, जो मरा है, जिस ईयर मरा है उस ईयर आईओसी नहीं दिया जाएगा उस मरे हुए पार्टनर को, राइट। लेकिन जब आप 6 महीने के प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट करके निकाले हो, बाकी पार्टनर्स को तो देंगे ना आईओसी। 6 महीने का उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस होगा। आप जो पार्टनर मरा है उसको नहीं देना, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन जो पार्टनर जिंदा है उनको भी नहीं दोगे क्या, उनको तो देंगे ना। तो जिंदा कौन है, पॉल एंड प्रिंस। पॉल एंड प्रिंस का नेक्स्ट ईयर आईओसी जाएगा 10% से 500 500, क्या चीज, कैसे, गुडविल कैलकुलेशन में 2022 का प्रॉफिट थोड़ी काउंट करना था, 2021 तक का ही तो करना था, उसमें तो आईओसी माइनस ही किया है। और 2021 में आईओसी में तो जो पार्टनर मरा वो तो था ही। 2022 का फोरकास्ट निकालने के लिए उसमें हम उस पार्टनर का आईओसी नहीं ले रहे जो मर गया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने मना किया। तो हमें तो सिर्फ बचे हुए 2 पार्टनर का ही लेना है। आईओसी किसका किसका ले रहे हैं हम, पॉल एंड 1,000 रुपए का आईओसी भी चला जाएगा। तो दिस इज माई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या फिर एस्टिमेटेड बोलो, या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कौन से साल का, फॉर 2022। अरे 2021 को बेस लिया तो 2022 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा 1,79,000। अब यूनिटरी मेथड लगाओ, फर्म का 9 महीने का प्रॉफिट निकालो। पॉइंट में आ रहा है, हम्म, पॉइंट में आ रहा है, 134,250 ले सकते हैं। हाँ 134,250 ले लो अप्रोक्स। तो इसमें पीटर शेयर पॉइंट में ही रहा, पूरे 134,250 है। ठीक है, कोई बात नहीं। पीटर का शेयर हो जाएगा 67,125। 67 तो उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल लिया, रीवैल्यूएशन भी कर लिया, गुडविल भी कर लिया, और क्या देना है उसको, और क्या देना है। पीटर शेयर इन 9/12 इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज्ड। यदि आपने पिछला साल का प्रॉफिट कम दिखाया होगा तो कहीं ना कहीं सारे पार्टनर के पॉकेट में प्रॉफिट ज्यादा गया होगा, है ना। तो जो प्रीमियम अंडर चार्ज था पिछला साल का उसको करंट ईयर में अकाउंट फॉर करेंगे तो पार्टनर से उस हिस्से का प्रॉफिट भी तो वापस लेंगे, राइट। तो प्रीमियम कितना कम चार्ज किया था पिछला साल, 6,000, तो उतना ही 6,000 पे एज पर पीएसआर पार्टनर के पॉकेट में जा चुका है, अब वो लेंगे। तो अभी तो हम यहाँ पे किसका हिसाब कर रहे हैं, पीटर का। तो पीटर से कितना लेंगे, 6,000 इंटू 2/4, ये उससे अपन लेंगे
3000 लेना ही पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, आज जो दो क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, दोनों बेस्ट लेवल क्वेश्चन थे। क्लियर है? पीटर शेयर इन पॉलिसी ए के जेएलपी, जेएलपी में कितना रुपए मिलेगा? 1 लाख का था, 1 लाख इंटू 2/4 कितना? 50,000। फिर इंडिविजुअल पॉलिसी ऑफ पीटर, वो कितना का था? 50,000 का था, वो तो पूरा ही मिलेगा, उसका 2/4। सरेंडर वैल्यू इन द पॉलिसी ऑफ पॉल एंड प्रिंस, उन दोनों का पॉलिसी कितना है? 50,000 50,000 यानी 1 लाख। सरेंडर वैल्यू कितना? 30% ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है भाई, 30% ऑफ द फेस वैल्यू कर लेते हैं। 30% उसका 2/4 इसको मिलेगा, यानी टोटल कितना मिलेगा? 90,000। इंडिविजुअल वैल्यू का 2/4 क्यों मिला? इंडिविजुअल पॉलिसी का उसके नाम पे पॉलिसी ले रखा था, कंपनी में तो पूरा सम एश्योर्ड ही आएगा, लेकिन प्रीमियम में तो बाकी पार्टनर ने भी तो प्रीमियम दिया है, पूरा पैसा उसको थोड़ी दे देंगे। हाँ, 50,000 50,000 50,000, तो 50,000 वाला उसका जो पॉलिसी, वो तो फॉर्म में पूरा पैसा आएगा, लेकिन वो पूरा 50,000 उसको थोड़ी दे देंगे, सारे पार्टनर में बटेगा ना, क्योंकि सबने बियर किया है। और जो बाकी का पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, उसका सरेंडर वैल्यू, आज का जो सरेंडर वैल्यू है, उसमें से पीटर को हिस्सा देना पड़ेगा। सब कुछ दे दिया आपने पीटर को, है ना? तो बनाना क्या था क्वेश्चन में? पीटर्स, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट। कैपिटल बैलेंस था उसका, कैपिटल बैलेंस 10,000। ठीक है, पीटर्स करंट अकाउंट का क्या बैलेंस है उसका? 20,000 कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव, यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब इसको क्या क्या दिया हमने? एक तो स्टार्टिंग से कैलकुलेशन किया था गुडविल, गुडविल का हिस्सा उसको कौन देगा? पॉल एंड प्रिंस। गुडविल का कितना? 1,07,000। और उसको क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट गेनर टू सैक्रिफाइसर होगा या पीएनएल सस्पेंस? क्यों? शायद क्या होता है, इफ ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, क्या न्यू रेशियो दे रखा है क्या क्वेश्चन में?
इसका मतलब ओल्ड ही न्यू होने वाला है। तो बाय पीएनएल सस्पेंस कितना 13 क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो? कैलकुलेशन करने के बाद भी ये है 67,125। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना 10,000 और टू इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज 3,000। और क्या क्या वर्किंग किया था आपने? यस बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी या फिर बाय शेयर ऑफ लाइफ पॉलिसी। बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये फॉर्म थोड़ी देगी, ये तो गेनर टू सैक्रिफाइसर होगा। सरेंडर वैल्यू जो है ये फॉर्म देगी ना। समझ में आया? पॉल एंड प्रिंस कितना देगा 15,000। और क्या था उसका ड्राइंग्स कितना 10,000 का ड्राइंग्स था। 10,000 उसमें नहीं है क्या कैपिटल अकाउंट में? किधर करंट में? जब करंट अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो कैपिटल में तो एडिशन और विड्रॉल डालते हैं ना। कुछ नहीं है ना, अभी फाइनल बैलेंस डालेंगे। अब करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कोई बैलेंस शीट ही नहीं रहने वाला। तो मेरे को बैलेंस बताओ कितना है। कितना है बैलेंस बताओ। टू लैख 81,125 2,81,000 और यही वैल्यू यहाँ कैपिटल में आ जाएगा बाय पीटर्स करंट अकाउंट 281,125। और अब जो फाइनल बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? एग्जीक्यूटर को। टू पीटर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 2,91,125। आईसीआई का प्रेजेंटेशन मत देखना, थोड़ा उल्टा फुल्टा है। एक तो वो लेजर में नाम भी गलत गलत यूज कर लेते हैं। पीएनएल सस्पेंस की जगह लिख देंगे बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, पॉल एंड प्रिंस की जगह लिख देंगे बाय शेयर ऑफ गुडविल। अरे भाई ऐसे थोड़ी अकाउंटिंग होता है। जर्नल तो प्रॉपर होगा, पोस्टिंग भी प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। तुम लोग से लेवल का थोड़ा सा ऊपर, बहुत कुछ सीखने लायक था यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था ना इसमें अच्छा था। गलती होता ही होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट, ये चार्ज नहीं करते हो। ये आप हो सकता है कि गुडविल कैलकुलेशन में कंसिडर कर लो, बट इंडिविजुअली पार्टनर्स में भी तो फिर से चार्ज करना पड़ेगा ना। डुअल इम्पैक्ट होता है हर एक एडजस्टमेंट का, तो वो नहीं करते हो आप। बाकी ठीक था, बाकी हो जाता रहा। यही सब गलतियां होती तो फिर आंसर मैच नहीं होता, आप फिर ढूंढते ही रहते क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखना था, इसका अकाउंटिंग एंट्री भी ध्यान में रखना था।
क्योंकि 75,000 तो बिजनेस में पैसा आके मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो 15,000 है वो गेनर टू सैक्रिफाइजर था। क्लियर है? आई बात समझ में? तो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, दो अच्छे क्वेश्चंस किए आज हमने, उनको 3 स्टार 4 स्टार मार के करके रखना, और कम से कम 2-3 बार तो प्रैक्टिस चाहिए जब तक पूरा एकदम कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हो जाए अपन, राइट? ज्यादा कुछ बचा है क्या अपने पास में स्टडी मैट का? एक प्रैक्टिकल है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 छूट गया क्या, है ना? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर बचा है और एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 बचा है, ठीक है? और एक सेशन में अपन ये करेंगे, एंड देन फिर आप अच्छे से थोड़ली रिवाइज करोगे, देन वी आवर टास्क विल बी PYQs RTPs वगैरह सॉल्व करना अपने को, ठीक है? कंसेप्चुअली स्टडी मेट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।